उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बिल पास होता है मगर विधान परिषद में जाकर वो फंस जाता है। और फंसने का कारण थे बीजेपी के ही सदस्य, यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने उस बिल का विरोध किया। बिल का नाम है नजूल संपत्ति, नजूल जमीन वाला बिल। और इसके बारे में कल हमने चर्चा भी की थी। तो इसका विधान परिषद में क्या हुआ, क्या बवाल हुआ, क्यों रुका, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा एससी आरक्षण पर जो बदलाव किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि सब कैटेगरी बन सकती है, कोटे के अंदर कोटा हो सकता है। उसका यूपी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। मायावती का ट्वीट आ गया है, आकाश आनंद का ट्वीट आ गया है। बीजेपी के तमाम सहयोगी राजभर और संजय निषाद क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव का एक तंज भरा ट्वीट आया है योगी आदित्यनाथ के कल के दिए विधानसभा में भाषण को लेकर। उसके क्या मायने हैं वो आपको समझाएंगे। सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। कबूल जी, नजूल वाला मामला तो देखिए हम लोग चर्चा कल कर भी रहे थे, वो और एक कदम आगे बढ़ गया है। विधान परिषद में केशव मौर्य यानी कि डिप्टी सीएम इस बिल को इंट्रोड्यूस जैसे ही करते हैं, वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी इसका विरोध कर देते हैं, वीटो लगा देते हैं और ये बिल रोक दिया जाता है और रिव्यू के लिए प्रवर समिति के पास इसको भेज दिया जाता है। क्या हुआ कल विधान परिषद में, क्या मायने हैं उसके? देखिए, खास तौर से ये योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि को लेकर एक नया बिल लेके आती है। बुधवार को कैबिनेट से उसको मंजूरी दी जाती है और विधानसभा में बीजेपी के विधायक जो हैं, खास तौर से जो है सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्ष वाजपेयी, इसके अलावा राजा भैया और आराधना मिश्रा जैसे कई लोग जो है इस बिल का खुले पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। पटेल भी चिट्ठी लिख चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल भी इस बात को लेकर उसी बात चिट्ठी आती है जब खासतौर से बिल आने के बाद, तो इसको लेकर तमाम विरोध करते हैं। लेकिन योगी सरकार खासतौर से संसदीय कार्य मंत्री इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद जो उनकी आपत्तियां उस पर लेकर बात करते हैं और बिल तमाम विरोधों के बावजूद समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन सरकार जो है किसी की परवाह न करते हुए इस बिल को पास करा ली जाती है। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसका विरोध किया, उसके बाद बीजेपी और विधायकों ने विरोध किया, उसको लेके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इसको ये जो बिल आ रहा है ये कितना बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासतौर से भाजपा के लिए आने वाले समय में। लेकिन जो है उसके बाद उसके नफा नुकसान को लेके जब बिल लाया गया तो उससे पहले नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से बीजेपी विधानसभा में इंट्रोड्यूस होते ही विरोध शुरू हुआ, उसके बाद जब कल जो है विधान परिषद में ये बिल को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया, वह मतलब बिल शुरुआत होते ही केशव भूपेंद्र जो है चौधरी खड़े हो जाते हैं और विरोध करना शुरू करते हैं। तो वह उसमें खासतौर से सभापति मानवेंद्र सिंह उसमें हस्तक्षेप करते हैं कि आप अभी बिल पेश हो जाने दीजिए, उसके बाद जो आपत्ति है वो बताइए। वो उसके बाद वो बैठ जाते हैं और फिर वो दोबारा खड़े होते हैं केशव प्रसाद मौर्य के बिल पेश होने के बाद, और वो कहते हैं कि इसको प्रवर समिति को भेजना चाहिए, इसमें कई आपत्तियां हैं, सवाल खड़े करते हैं। उसको तुरंत सभापति मान लेते हैं और मानने के बाद उसको प्रवर समिति को भेज दिया जाता है। तो इसके पीछे समझिए कारण क्या है। पहले दिन दरअसल जब सरकार जो है, मुझे लगता है कि खास तौर से जिन लोगों ने इसकी रिपोर्ट दी या जो खास तौर से ब्यूरोक्रेसी है, जो बात बार बार कही जाती है कि प्रशासन का दबदबा, प्रशासन ने, मुझे लगता है अधिकारियों ने सरकार को सही तरीके से इसके नफा नुकसान इस बिल के नहीं बताए, इसीलिए सरकार इसकी नहीं समझ पाई। लेकिन जैसे ही विधानसभा में पेश होता है, विधानसभा में विरोध शुरू होता है, उसके बाद बीजेपी के तमाम विधायक जो है भूपेंद्र चौधरी से मिलते हैं शाम को, बुध की शाम को ही, और केशव प्रसाद मौर्य से, और इस बारे में इस सारी चीज़ों को लेके वो अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराते हैं और राजनीतिक तौर पे इस बिल के आने से क्या नफा नुकसान हो सकता है उसका भी दोनों पहलू का अध्ययन कराते हैं। मुझे लगता है बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि इस बिल के आने से क्या नुकसान होगा, क्या नफा। इसीलिए जब खास तौर से बिल पेश किया गया तभी जो है विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य भूपेंद्र चौधरी खड़े होते हैं, खड़े होने का विरोध करते हैं और सभापति उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब वो बिल प्रवर समिति में चला गया है, 2 महीने तक उसका कमेटी उसको अध्ययन करेगी, उसमें जो खामियां हैं उसको करेगी। इस तरह से ये माना जा रहा है कि प्रवर समिति में जाने के बजाय मतलब है कि अब वो अधर में लटक चुका है। जी बिल्कुल। हमारे साथ दूसरे वरिष्ठ साथी विजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। विजय जी, ये जो पूरा नजूल संपत्ति वाला, नजूल की जमीन वाला बिल था, इसका जो विवाद था, पहले तो विधानसभा में इसका विरोध हुआ, हालांकि वहां से बिल पास हो गया, पर विधान परिषद में जो हुआ वो हाल में कुछ जो लाइनें बड़ी फेमस हुई उत्तर प्रदेश में
कि सरकार से बड़ा संगठन है, एक तरीके से वो साबित हो गया क्या कि भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पास तमाम विधायक पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं इस बिल के बारे में, और अगले ही दिन वो विरोध में इसके खड़े हो जाते हैं और वीटो लगा देते हैं, और ये बिल प्रवर समिति के पास चला जाता है, रिव्यू के लिए चला जाता है, यानी कि विधान परिषद में अटक जाता है। विधानसभा से पास हुआ बिल। क्या चल रहा है लखनऊ में? लखनऊ में यही चल रहा है कि सरकार से बड़ा संगठन है और दोनों के बीच में संवादहीनता है। क्योंकि ये जब कैबिनेट में पास किया गया था और इसको अधिसूचना जारी हुई थी, उस समय लोगों को पता ही नहीं था कि है क्या। जब ये बिल आया विधानसभा में और पेश किया गया तो कई विधायकों ने, भाजपा के महत्वपूर्ण विधायक हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने विरोध किया, हर्ष वाजपेयी ने विरोध किया जो दूसरी बार के विधायक हैं, रघुराज ने विरोध किया जो जनसत्ता दल के हैं, हालांकि वो बीजेपी के अब परिवार के समर्थक नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। तो सबने विरोध किया और ये बिल ऐसा था कि अगर ये पारित हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि जो बाई इलेक्शन जहां जहां शहरी इलाके हैं वहां वहां बीजेपी साफ हो जाएगी। क्योंकि जब लोगों के घर ही नहीं बचेंगे, पूरे शहर के घरों को और उनके कारोबार के जगहों को, स्कूलों को, सबको आप अवैध घोषित कर देंगे तो विजय जी, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि इसका असर चुनाव पे होगा और घर नहीं बचेंगे, स्कूल नहीं बचेंगे, जमीनें छिन जाएंगी। थोड़ा सा इस बिल के बारे में अगर आप समझा देते हैं हमारे दर्शकों को, और ये नजूल संपत्ति क्या होती है, नजूल जमीनें क्या होती हैं, थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं अगर। देखिए, नजूल शब्द जो है ये है तो अरबी या फारसी का है, कबूल बता पाएंगे, मैं ये कंफर्म नहीं हूँ कि अरबी का है कि फारसी का है, लेकिन ये शब्द जो है ये 1857 में अस्तित्व में आया जब क्रांति हुई, जिसे क्रांति कहा जाता है 1857 की। तो उसमें हर शहर में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। अंग्रेज इसे उपद्रव कह रहे थे, लेकिन वो लड़ाइयां लोगों ने लड़ी और अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की। कई जगहों पे बहुत से अंग्रेज मारे गए। आज भी उनकी जो कब्रें हैं वो मिल जाती हैं सड़क के किनारे भी, बहुत जगह, कई जगह तो अब मेले वेले लगने लगे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो लड़ाई के बाद जो लोग इसमें शामिल थे, अंग्रेजों ने उन्हें चिन्हित किया, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया, और जो संपन्न लोग थे उनके पास बड़ी जमीनें थी, वो पूरी जमीन उनकी जब्त कर ली। और जैसे कोई रजवाड़ा था, जमींदार था, छोटा मोटा भी था, तो उसके पास भी जितना कुछ संपत्ति थी सब जब्त कर लिया इन्होंने। तो वो जो जमीनें जब्त हुई वो सरकार के खाते में दर्ज कर ली गई और उसी जमीन को नजूल की जमीन कहा जाता है। यानी कि जो हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था, उसमें जो अपनी जमीन गंवाई थी, उसी जमीन पर आज के ब्यूरोक्रेट्स की नजर है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट जो है वो, ये परंपरा तो अंग्रेजों वाली है, एज इट इज चली आ रही है, और ट्रांसफर ऑफ पावर लिया था और उसे एक तरीके से जब 1947 में 15 अगस्त को ट्रांसफर ऑफ पावर लिया गया, एक एक्ट बना था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। उस एक्ट में पहली लाइन में लिखा गया था कि भारत को हम डोमिनियन स्टेट के तौर पे आजाद कर रहे हैं। बाद में डोमिनियन से हम स्वयं संप्रभु राष्ट्र बने जब हमारा संविधान लागू हुआ। तो अंग्रेजों ने जो परंपरा बनाई थी उसी परंपरा को एज इट इज जो है एक्सेप्ट कर लिया, और वो जमीनें भी किसी को ढूंढ के वापस नहीं की गई। तरीका तो ये, नैतिकता तो ये कहती थी कि 1857 में जो जमीनें जिसकी छीनी गई थी, उनके परिवार या उनके लीगल एयर को ढूंढ के उन्हें वापस करना चाहिए था। सरकारों ने वापस नहीं किया, ना उन लोगों ने डिमांड की, और पता भी नहीं था, 100 साल का बहुत बड़ा वक्त होता है। तो वो जमीनें हैं, उन जमीनों को अंग्रेजों ने काफी मात्रा में लोगों को पट्टे पे दिया। पट्टे पे उन्होंने किसको दिया? क्रिश्चियन मिशनरीज को दिया अपने चर्च बनाने के लिए, क्रिश्चियन सोसाइटीज को दिया अपने स्कूल बनाने के लिए, तमाम इंडियंस को दिया जो अंग्रेजों के साथ उठते बैठते थे, उनको उन जमीनें पट्टे पे दे दिया उन्होंने कि भाई आप अपना कारोबार करिए या जो भी करना चाहें इस जमीन पे आप करिए। और जिन लोगों ने वो पट्टे वगैरह लिए, उन्होंने, कुछ ने तो सीधे पट्टे लिए, जैसे छोटा पट्टा है किसी का तो उसने अपने परिवार के पास रखा, परिवार बट गया तो कई हिस्से में हो गया। और जो बड़ी जमीनें थी, मान लीजिए किसी ने 10 बीघे जमीन पट्टे पे ले ली और वो नजूल लैंड थी, तो उसने क्या किया कि उसमें उसके टुकड़े इस तरह से किए कि चहर दीवारी करके बेच दिया कि इतना फिट इधर, इतना फिट इधर, और ये हमारी जो चहर दीवारी का इलाका है, हमने इनको बेच दिया। वो रजिस्ट्री हुई, बाकायदे स्टैंप ड्यूटी उस पर चुकाया लोगों ने जिन्होंने वो जमीन ली,
जी। और उसमें नक्शे भी पास हुए। नक्शे पास हुए और लोगों ने अपने मकान बना लिए। बाद जी। में वक्त के हिसाब से चीजें बदली। अगर आप सन 47 से खड़े होके अगर आप देखें 2024 को, तो आपको रास्ते में जितने पड़ाव नजर आएंगे उन सारे पड़ाव से वो जमीनें गुजरी। अ, ये वही जमीनें हैं। अब जी। सरकार ने जो एक्ट पास किया उसमें कहा कि भाई ये जमीन जो है इस पे किसी का अधिकार नहीं, सरकार का अधिकार है और सरकार इसको जब चाहे सरकार इसको वापस ले रही है। दूसरी बात इन्होंने इसमें ये कही कि ये हम किसी को देंगे नहीं जमीन, सार्वजनिक उपयोग में जाएगी, लेकिन किसी निजी संस्था, निजी व्यक्ति को नहीं देंगे। तो शुरू में तो लोगों ने ये समझा कि ये शायद ये क्रिश्चियन मिशनरीज की बहुत से ऐसी चर्चेज हैं, स्कूल हैं जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं। जी। तो उनसे ये ज़मीन कुछ वापस लेना चाहते हैं, कोई समझौता करना चाहते हैं, उसके लिए है। लेकिन बाद में ये भ्रम टूट गया लोगों को। जी। उन्हें समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, हमारे तो घर ही चले जाएँगे, क्योंकि अगर आप नजूल लैंड पे आपका घर है और ये बिल पास हो जाता तो घर का अस्तित्व खत्म था। एक लेखपाल भी नोटिस भेज देता तो फिर फाइल आपकी तैयार हो जाती, फिर आप उसे कहीं इस बिल में ये भी प्रावधान है कि आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो अच्छा। जब आप न्यायालय में नहीं जाएँगे तो यानी कि आप सीधे-सीधे डीएम के पास अपने घर को वहाँ से शिफ्ट करिए। घर जी। तो शिफ्ट होगा नहीं, टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे उसके और ज़मीन आप जी। सरकार को सरेंडर कर दीजिए। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप का ये बिल है और पता नहीं कैसे इसको किस तरीके से, मुझे लगता है दूसरा कारण ये हो सकता है इस बिल लाने का कि आईएएस अफसरों ने समझाया हो कि इन नजूल लैंड पे पहले हम कानून बनाएँगे, बाद में इसको किराए पे जिन लोगों के घर हैं उनसे किराया वसूला जाएगा। शायद ऐसा रहा हो, मेरा ऐसा जी। अनुमान है, क्योंकि इतना बड़ा बिल लाने का मतलब और इस तरीके का लाने का मतलब क्या था? क्योंकि ये प्रक्रिया तो बहुत लंबे समय से चल रही है और जी। कल्याण सिंह की सरकार ने नजूल जमीन को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव किया था। फ्री होल्ड में ये था कि जिसके पास जितनी जमीन है, वो जमीन नाप के उतना पैसा सरकार को जमा करके अब जमीन अपने नाम दर्ज करा सकता है। जी। तो बहुत से लोगों ने किया इसको और जिनकी ज़मीनें बड़ी थी, उनके अमाउंट ज़्यादा आ रहे थे, तो उन्होंने किश्तों में इसको, उसमें किश्तों की भी सुविधा थी, जी। किश्तों में करा लिया। पैसे जमा कर रहे हैं। इस एक्ट में ये है कि जिन लोगों ने पैसे जमा किए हैं, वो स्टेट बैंक के जो रूटीन उनका ब्याज होता है, उस हिसाब से ब्याज के साथ पैसे अपने वापस ले लें। अच्छा। तो बहुत सख्त कानून ये है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऑर्डर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फ्री होल्ड नहीं कर सकते, चूँकि आप कस्टोडियन हैं इसके, आप ज़मीन को जो है बेच नहीं सकते हैं। तो वहाँ मामला फँस गया था, फिर सरकार ने कोई दूसरा रास्ता निकाला। अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तब भी इस पे कोशिशें हुई, लेकिन किसी सरकार ने इस मामले को टच नहीं किया। और नैतिक रूप से देखें तो अंग्रेजों के द्वारा जबरन ली गई ज़मीन को जिस पे भारतीय लोग रह रहे हैं आज़ाद भारत में, उसको एक सरकार क्यों कब्ज़ा करना चाहती है, क्यों वापस लेना चाहती है? तो ये बहुत मुश्किल वाला मामला था। लोगों को बहुत भय पैदा हुआ। लखनऊ के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से अवैध हो जाते हैं। उसमें आप समझिए कि 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार से ज़्यादा मकान बने हुए हैं। जी। माल एवेन्यू जैसा लखनऊ का इलाका है, वो भी पूरा अवैध हो जाता है, जिसमें मायावती जी का भी एक जी। आवास है। और तो तमाम ऐसी जगह हैं, तो वो बहुत खतरनाक था, तो शायद इसके लिए बीजेपी ने सोचा कि इसको नुकसान हो जाए। अच्छा, अभी बीजेपी शहरी इलाकों की पार्टी हमेशा से मानी जाती रही और शहरी बिल्कुल। इलाकों में कमज़ोर परिस्थितियों में भी ये शहरों में जीतती रही है। इस कानून के पास होने के बाद उसका शहरों में 50% वोट तो तुरंत घट जाता, जी। क्योंकि 50% वोटर तो उन्हीं नजूल की ज़मीनों पे रह रहा है, जो ज़मीनें उनको कभी उनको या किसी दूसरे को पट्टे पे मिली और उनके माध्यम से उनको मिली। तो जी। ये एक बहुत पेचीदा मसला था। इसको जिस तरीके से सरकार ने पेश किया, निश्चित तौर पे वो खतरनाक था। और संगठन ने उसे इस बात को समझा और संगठन में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही विधान परिषद में इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव किया। वहाँ पे इस पे बाकायदा वोटिंग हुई और वोटिंग के चर्चा भी हुई और उसके बाद इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जी, बिल्कुल दिलचस्प हो गया ये मामला तो एकदम। एक तो वैसे ही आप देखिए कितने सारे फैसले, चाहे वो अटेंडेंस लगाने का मामला रहा हो टीचर्स का, या फिर लखनऊ में जो बुलडोजर चल रहा था पंतनगर और तमाम जगहों पे, उसको वापस लिया गया। और ये अब ये तीसरा एक तरीके से फैसला मान लीजिए जिसको वापस लिया गया। तो बड़ी चर्चा भी है इसको लेकर कि भाई लगातार ये फैसले वापस क्यों लेने पड़ रहे हैं, ऐसे फैसले लिए ही क्यों जा रहे हैं। जो आप संवादहीनता की बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर नजर आती है। जी, अब चलते हैं अगले मुद्दे पर। नहीं, इसमें एक पहलू और चीज़ है
कि अभी जो है विजय भाई कह रहे थे, लेकिन इसका एक और पहलू देखिए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा विरोध की सुर सुनाई दिए वो इलाहाबाद से सुनाई दिए, प्रयागराज के विधायकों ने दिए। जबकि हालांकि समाजवादी पार्टी के स्थानीय लखनऊ के विधायक जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा वो भी मुखर नजर आए। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की तरफ से अगर आप देखें और यार रघुराज प्रताप सिंह का देखें तो वो भी इलाहाबाद से लगे हुए हैं, आराधना मिश्रा है तो प्रतापगढ़ से, वो भले ही वहाँ प्रतापगढ़ से विधायक हैं लेकिन रहना और सहना जो है उनका वो प्रयागराज में है। तो इसका सबसे ज़्यादा मुखर होना प्रयागराज में, क्या कारण क्या है इसका? और देखिए कि इत्तेफाक से कि जिन लोगों ने विरोध किया और केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज से ही आते हैं, तो एक नेक्सस भी दिख रहा है। तो ये इसके पीछे का कारण तो ये है कि सबसे मतलब अगर बात करें तो अभी विजय भाई भी कहेंगे, इसमें मेरा जो नजरिया है कि जो उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 से 23,000 हेक्टेयर जमीन जो खास तौर से मान ली जाती है नजूल की जमीन है। विजय भाई अभी कह रहे थे नजूल क्या है, नजूल दरअसल अरबी का शब्द है और अरबी शब्द ये जो जिस जमीन की हुकूमत की जमीन जिसको कह दी जाए, जिसको हुकूमत जो है दुश्मन से अधिग्रहण करती है, या जैसे इस्लामी की उसमें देखा जाए तो जिन जगह पे फतेह करती थी उन जमीनों को वो अपने अधीन ले लेती थी, तो वो नजूल की ज़मीन कहलाती थी। इसी तरह से अंग्रेज़ों के समय में उसको बनाया गया, जो आप कह रहे थे कि अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, खासतौर से जिनको उस समय विद्रोही कहा गया अंग्रेज़ों की नज़र में, हालांकि वो हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो स्वतंत्रता सेनानियों की ज़मीन थी, वो लोग लड़े, तो अंग्रेज़ों ने क्योंकि अंग्रेज़ों के लड़ने के जुर्म में उनसे वो ज़मीनें, उसकी सज़ा एक तरह से उनको देने के लिए वो ज़मीनों को सरकार ने उस समय की हुकूमत, अंग्रेज़ी हुकूमत ने अपने पास लिया। लेकिन आज़ादी के बाद जो बात विजय भाई कह रहे थे, मैं भी मानता हूँ कि वो ज़मीनें एक तरह से जिनकी थी उन्हें वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि लेकिन लोकतंत्र था, ज़मीनें थी और उस सरकार ने उसको अपने अधीन ले लिया, उसको कस्टोडियन बन गई सरकार कि हम इसको देख रेख करेंगे और इसको सार्वजनिक, खास तौर से सार्वजनिक तौर पे इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चले गए थे जिसको बाद में उनकी ज़मीनों को शत्रु संपत्ति करार दिया गया जी। तो वो खास तौर से ये हुआ कि सरकार ने कहा कि जब हमारे पास अभी बहुत सारी सार्वजनिक वो चीज़ें बनानी हैं, जहाँ पे स्कूल बनाने हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूट बनाने हैं, उसके हिसाब से हम वहाँ पे विकास के काम में इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये था कि हम आवासीय कुछ जगह पे आवास के लिए भी करेंगे, क्योंकि शहर का विकास जो है आप देखेंगे तो बाद में हुआ, जैसे कि अभी विजय भाई भी कह रहे थे, तो इसके लिए बहुत सारा हुआ। तो इलाहाबाद, क्योंकि जो खास तौर से अंग्रेजों की लड़ने की क्रांति की भूमि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, अगर किसी शहरीकरण में सबसे ज़्यादा कहीं था तो वो इलाहाबाद में था। इलाहाबाद में बहुत सारा, चाहे खुसरू का बाग हो, इन सभी जगह पे, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, तमाम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, सबसे ज़्यादा ज़मीनें भी वहीं पे जो लोग लड़े या उनके साथ जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो साथ में खड़े रहे, उनकी ज़मीनों को अंग्रेजों ने लिया। इसीलिए तमाम जो है खास तौर से प्रयागराज का इलाका अगर देखा जाए तो माना जाता है करीब 1200 हेक्टेयर ज़मीनें जो है प्रयागराज की वो नजूल की ज़मीनें हैं जी। तो इसलिए तमाम जो शहरी इलाका है विरोध नजर आ रहा था प्रयागराज और उसके इर्द गिर्द के विधायकों का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां की जमीनें अगर सरकार ले लेगी तो उनकी पॉलिटिक्स पर तो बुरा असर आने ही वाला है। और वैसे भी जो नतीजे रहे हैं लोकसभा के या पिछले विधानसभा के, और अब जो आने वाला चुनाव है, उपचुनाव है, उसमें ये फैसला बिल्कुल सूट नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग विरोध कर रहे थे, अब इत्तेफाक देखना पड़ेगा क्या वो भी नजूल की जमीन पे तो नहीं स्थापित हैं, क्योंकि बहुत वो 3-3 पीढ़ियों से हैं। बाकी विजय भाई बताएंगे बाकी चीजें कि इस विरोध के पीछे क्या राजनीतिक कैसे पूरा नैरेटिव बना कि बुध को ये बिल पास हो जाता है, लेकिन बुध के शाम को ही विरोध करने वाले विधायक जो है वो प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं, फिर जो है वो केशव प्रसाद से मिलके, और उसी बीच मुझे लगता है क्या अगर सरकार चीज को अगर ये सारी खामियां पता चल गई थी, विरोध सदन में उठ गया था, तो सरकार को जब विधान परिषद में इसको प्रवर समिति को भेजना ही था तो ये विधानसभा में भी भेज सकती थी। विजय जी वहां क्यों नहीं किया? नहीं, वो विधानसभा अब इसको दोबारा पास करेगी, क्योंकि वो प्रवर समिति में चला गया। अगर प्रवर समिति इसे रद्द कर देती है तो, और अगर सरकार चाहती है कि नहीं हमें ये एक्ट पास कराना ही है, तो विधानसभा में फिर से पारित करा के फिर से भेजेगी, और इस बार दोबारा जब भेजेगी तो विधान परिषद को इसे पास कराना पड़ेगा। फिर ये राज्यपाल के पास जाएगा उनके अनुमोदन के लिए। अगर राज्यपाल अनुमोदन दे देती हैं तो कानून बन जाएगा, अनुमोदन नहीं देती हैं तो ये कानून नहीं बनेगा। वो लटका सकती हैं इसको, या फिर राष्ट्रपति को रेफर कर सकती हैं कि ये ऐसा मामला है, आप इसको अपने स्तर से देखिए। तो इस एक प्रक्रिया को लंबित रखा जा सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है विजय जी, मेरा सवाल ये था
कि जिस दिन ये बुध को विधानसभा में टेबल होने के बाद विधानसभा में भी विरोध शुरू हो गया। सिद्धार्थनाथ सिंह खड़े होते हैं, उसकी जो आपत्तियां हैं रेवेन्यू को लेके तमाम की रिन्यूअल होगा कि नहीं वो जताते हैं। वहाँ पे बाद में संसदीय कार्य मंत्री खड़े होते हैं, उसके जवाब भी देते हैं। लेकिन क्या सरकार को उस समय अपनी जब जैसे ही बिल आती है विरोध का एहसास नहीं हुआ था, इस वजह से कि विधान परिषद, क्योंकि वो उसके बाद, क्योंकि अगर विधान परिषद से पास करा लिया था तो फिर विधानसभा से विधानसभा से पास करा लिया। मुझे लगता है विजय जी बेहतर बता पाएंगे, मगर मुझे लगता है यही बीच का रास्ता निकाला गया कि विधानसभा में विरोध की शुरुआत हो गई है तो विधान परिषद में अपने ही किसी नेता के जरिए इसको आप वीटो लगवा के प्रवर समिति के पास भेज दीजिए ताकि मामला शांत हो जाए। बाकी विजय जी बता पाएंगे। नहीं सौरभ जी, पार्टी को तो शायद पता ही नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जब एक्ट आया, अभी मैं एक्ट पढ़ रहा था, तो एक्ट में है कि आपका जो मकान है, पहले तो उसमें एक बहुत ही सख्त चीज का जिक्र है कि पट्टे का उल्लंघन। अब मान लीजिए 1920 में किसी ने पट्टा लिया, 10 बीघे का पट्टा 1920 में उसे मिला और उसे मिला गौशाला के लिए, मान लेते हैं गौशाला के लिए जी। अब वो 10 बीघे उसने गौशाला खोलने के बजाय उसने टुकड़े टुकड़े करके लोगों को बेच दिया, चौहद्दी बना के, और वो चौहद्दियां बिक गई और उन चौहद्दियों की रजिस्ट्री हो गई, सरकार को स्टैंप चुका दिया खरीदने वाले ने और उस पे नक्शा पास हो गया और उसने मकान बना लिया। अब आप जब जाएंगे कि साहब हमारा मकान बना है इस एक्ट के पास होने के बाद डीएम के पास, तो डीएम कहेगा साहब ये तो पट्टे का उल्लंघन है 1920 से, और ये आप तो 1920 से किराया दीजिए और ब्याज सहित दीजिए, तो आपके मकान और जमीन की जो कीमत है उससे ज्यादा तो आपको पट्टे के शुल्क देना पड़ जाएगा, पता नहीं कितनी पेनाल्टी लगा देंगे। जी, इस तरीके की बहुत सी पेचीदगियां इसमें है, मतलब इसको ऐसा बनाया था। इसीलिए बीजेपी इस चीज को समझती रही, क्योंकि इससे बड़ा इफेक्ट जो है बीजेपी का अपना वोट बैंक हो रहा था। खास तौर से अगर आप देखें कि आज़ादी के बाद शहरीकरण हुआ तो सबसे बड़ी समुदाय कायस्थों की जो है शहरों में बसी, चाहे वो लखनऊ हो या इलाहाबाद हो। सिद्धार्थनाथ सिंह का विरोध की वजह भी के पीछे भी एक बड़ा कारण यही रहा है कि कायस्थ बसे, और कुछ खास नौकरी पेशा वाले जो नौकरी पेशा के लोग जुड़े हुए थे उनका शहरों में आके बसना, मुझे लगता है वो ज्यादातर इसी नज़ुल की जमीनों पे ही उनके बाद में घर बने। जो शहरी एक चीज बता दूं कुबोल जी, देखिए प्रयागराज अवध की पहले ही संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश जी, तो एक कैपिटल इलाहाबाद हुआ करती थी। अंग्रेजों की जो राजधानी थी वो लखनऊ नहीं थी, वो थी प्रयागराज थी। प्रयागराज पहली राजधानी थी और राजधानी होने के कारण अंग्रेजों ने ज्यादा जमीनें छीनी भी थी लोगों से, इसलिए प्रयागराज में जो जमीनें हैं ज्यादातर नजूल की ही हैं। उसका कारण ये है कि वो राजधानी होने के कारण उन्होंने ज्यादा जमीनें वहां से ली। ये तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा लखनऊ में बना ये तो 1923 में बना, 23 के पहले तक तो सारी कुछ गतिविधियां जो है प्रयागराज से ही चल रही थी। इसीलिए देखिए चाहे पुलिस हेडक्वार्टर हो, हाई कोर्ट हो, तमाम आबकारी का जो एक्साइज वाला हेडक्वार्टर हो, ये सब प्रयागराज में ही थे। अभी तक आबकारी का तो अभी भी है, एक्साइज का जो है अभी पुलिस हेडक्वार्टर वहां से अखिलेश सरकार ने वापस लखनऊ बुलाया है। तो चूंकि वो कैपिटल था तो इसलिए वहां पे नजूल लैंड ज्यादा है। अब चूंकि अंग्रेज जब गए तो जिन लोगों को जमीनें मिली उसमें ज्यादातर नजूल जमीन है। इलाहाबाद के बारे में तो कहा जाता है कि 3/4 से ज्यादा शहर जो है नजूल लैंड पे है, तो इसलिए वहां पे अच्छा जो लोग वहां पे हैं वो पुराने संपन्न लोग इलाहाबाद ज्यादा गए, क्योंकि कैपिटल में रहने की एक अलग बिल्कुल वो होता है, तो उस प्रतिष्ठा के चक्कर में लोग वहां गए और उनको भी नजूल की ही जमीन मिली है, तो जाहिर है इसीलिए जाहिर सी बात है कि वहां से विरोध भी ज्यादा निकल के आ रहा है। अगले मुद्दे पर चलते हैं विजय जी। एससी आरक्षण, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कल जो फैसला आया उसमें उसने साफ तौर पर कहा कि कोटे के अंदर कोटा हो सकता है, सब कैटेगरी हो सकती हैं और राज्य सरकारों को ये कैटेगरी बनाने का अधिकार है। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इसका क्या असर आने वाला है, क्योंकि मायावती की तरफ से ट्वीट आ गया है विरोध में। आकाश आनंद ने एक पुराना वीडियो 2018 का जो आंदोलन था उसको लेकर कर दिया है, तो मायावती बसपा की तरफ से विरोध आ गया है। बीजेपी में जो समर्थक पार्टियां हैं जैसे कि ओम प्रकाश राजभर हो गए या संजय निषाद हो गए या और जो पिछड़े समाज के नेता हैं वो इसको कैसे देख रहे हैं? यूपी में इसका क्या असर होने वाला है विजय जी? देखिए ये जिन नेताओं का आपने नाम लिया है सब ओबीसी, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, ये सब ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो ये जो ऑर्डर आया है तो एससी के लिए आया है, लेकिन खुश ये लोग बहुत हैं। खुश इसलिए है कि देश के 11 राज्यों में ओबीसी में भी कैटेगराइजेशन है, अलग अलग उनका वर्गीकरण कि कौन से पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। जैसे आप बिहार देखिए तो बिहार में दलित और महादलित का एक कर्पूरी ठाकुर फार्मूला वहां लागू है।
जी और 11 राज्य जो ज्यादातर उसमें दक्षिण भारत के राज्य हैं जहाँ पे ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा थी, उसमें भी कैटेगराइजेशन किया गया है। और यूपी में इसकी शुरुआत 2001 में शायद दिसंबर 2001 है, जब हुकुम सिंह की अध्यक्षता में राजनाथ सिंह ने कमेटी बनाई थी, सामाजिक न्याय समिति, और उसके जी पहले से ये मांग हो रही है कि दलितों का जो रिजर्वेशन 21% है, वो पर्टिकुलर कुछ जातियों के ही फायदे में जा रहा है, सेंट्रलाइज हो गया है। और वो सेंट्रलाइजेशन होने से जो 21% का रिजर्वेशन है, वो वही लोग उसका फायदा ले रहे हैं। इसमें सबसे जो नंबर 1 पर बिरादरी है वो है जाटों। और जाटों को अलग-अलग इलाके में, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दूसरा नाम देते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश कहीं धुसिया भी कहते हैं, जाटो भी कहते हैं। जी तो एक नाम और है जो प्रतिबंधित है, वो लेना उचित नहीं है। तो 3 कैटेगरी ये, मतलब 3 बिरादरी ये हैं, 3 क्या एक ही बिरादरी है जिनके अलग-अलग नाम हैं। जी यही सबसे ज्यादा फायदा लेते। इनके बाद जो फायदा लेता है अकॉर्डिंग टू हुकुम सिंह कमेटी, उसमें था कि ये जो पासी या खटिक जिनको कहते हैं वो हैं, और इसके बाद धोबी हैं। तो जी इन लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। इन्होंने ही ज्यादा फायदा लिया है। तो ये उत्तर प्रदेश जैसे 66 जातियां हैं एससी एसटी में, इन 66 में से 3 जातियां निकाल दीजिए तो करीब 62 जातियां बनती हैं। तो जो 62 जातियां हैं, इसमें एक और चीज आपको बता दें कि ये जो जी 66 जातियां हैं, इसमें जो सिंगल जाटो कम्युनिटी है, टोटल एससी एसटी आबादी का 50% है। यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का करीब 10.5-11% आबादी जाटों की है। जी ये एक राजनीतिक ताकत, इसीलिए बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है, और मायावती जी इसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जी और ये बेस वोट है बीएसपी का। हम्म और उत्तर प्रदेश में जो अति दलित जिनको कहा जाए, यानी गैर जाटो जो दलित है, जिसके ये टर्मिनोलॉजी 2014 से इस्तेमाल होती है, तो वो बड़े खुश होंगे अगर इसको ये जो कोटा है अलग कर दिया जाए, क्योंकि उनको मौके मिलेंगे। और इसमें ऑर्डर में एक जज ने तो ये भी कहा है कि भाई जिस परिवार को एक बार लाभ मिल गया है वो दोबारा लाभ ना ले। ठीक बात है, ये भी अच्छी बात है। एक और बात इंपॉर्टेंट इसमें ये भी है कि क्रीमी लेयर बना दिया जाए। वो क्रीमी लेयर अगर बन गया तो उससे भी फायदा हो जाएगा, नए परिवारों को मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे फैमिलियां हैं जहां परिवार जो है लगातार 3-3 पीढ़ी आईएएस है, और जी परिवार में कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो कि अखिल भारतीय सर्विस में ना हो। हम्म तो इसका लाभ कुछ लोगों तक केंद्रित हो गया है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गई। बहुत दिन से इसकी मांग चल रही थी। कोर्ट ने भी 2004 में रोक दिया था इसको, लेकिन जी अब जाके 10-20 साल बाद उन्होंने अपने फैसले को पलटा है। तो इससे एक तो राजनीतिक जो समीकरण है उसपे थोड़ा फर्क पड़ेगा। अब आप देखिए कि 14 से अति पिछड़े, अति दलित बीजेपी के साथ थे, जो इस चुनाव में सपा के साथ चले गए, जी बिल्कुल उनमें मेजर पोर्शन तो वो खुश होंगे। और इससे जो मायावती जी हैं, अगर वो इसका विरोध कर रही हैं तो उनको नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि अब जो बाकी जातियां हैं वो कहेंगी कि अच्छा, पूरा फायदा तो आप ले रहे थे, अब वही भी आप चाहते हैं, जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तब भी आप चाहते हैं पूरा फायदा आप भी लें। तो मायावती को नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है इस पे मायावती जी जिस तरीके से कार्ड प्ले कर रही हैं, वो अपनी कम्युनिटी को इंटैक्ट करने के लिए कर रही हैं। उन्हें लगता है देर सवेर ये जातियां तो वापस आएंगी, जैसे वो अखिलेश से अति दलित, अति पिछड़े नाराज हुए थे इस चुनाव में, उनके साथ चले गए। जी तो ऐसी ही संभावना भविष्य में होगी कि भाई हमारा इंटैक्ट रहेगा तो बाहर से कुछ और मटेरियल आ सकता है। तो इस तरीके से वो शायद सोच रही होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी इस पे पॉलिटिक्स हो चुकी है, और ये मामला अब पिछड़ों में भी काफी गर्म होगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि 2 कमेटी बन चुकी हुई यूपी में। एक जी तो हुकुम सिंह की कमेटी थी जो 2001 में बनी थी, 2002 में जिसने अपना रिपोर्ट दिया था सरकार को। दूसरी राघवेंद्र सिंह कमेटी बनी थी 4 सदस्यों की 2018 में, दिसंबर 2018 में, जी और उसने अपनी 19 में रिपोर्ट दी थी। हुकुम सिंह की कमेटी ने ओबीसी को 3 कैटेगरी में 2 कैटेगरी में बांटने के लिए कहा था। इस नई राघवेंद्र सिंह कमेटी ने 3 कैटेगरी में बांटने के लिए कहा था। एक और बात बता दूं, जी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जितने भी नगर निगम या पंचायतों के चुनाव होंगे या ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे, उसमें इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण होगा। और जो जातियां नहीं अभी तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मौका पाई हैं, उनको हम उसमें इनको रिजर्वेशन दिया जाए। जी ये कई राज्यों में इसकी वजह से चुनाव टले। आपको याद हो यूपी का भी चुनाव टल गए थे। जी और उसके बाद एक कमेटी बना के सरकार ने कागजी कार्रवाई पूरी की। फिर सुप्रीम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उसे ओके कर दिया, चुनाव हो गए। लेकिन वो जो सर्वे होना चाहिए था, जैसे
हुआ नहीं, कागजी कार्रवाई उसकी हुई। क्योंकि अगर सर्वे होता, अब जैसे एक कम्युनिटी है, मान लेते हैं यादव समाज, ये पिछड़े वर्ग में 89 तक ये क्षत्रिय यदुवंशी क्षत्रिय था, अब ये यादव पिछड़ा है। तो जो यादव समाज पिछड़ा है, आप देखिए तो ग्राम पंचायतों में इनका दबदबा, इनका नगर निगमों में इनका दबदबा, राज्य की राजनीति में इनका दबदबा। ऐसे ही आप कुर्मी समुदाय को देखें तो इनका भी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन, शैक्षिक रिप्रेजेंटेशन, आर्थिक जो इनकी ताकत है, उन सभी जगहों पे ये अब कहीं से भी कमजोर नहीं जी। टेक्निकली और नैतिकता के तौर पे दोनों को, बाकी ओबीसी के लिए मैदान खाली करना चाहिए, लेकिन खाली नहीं करेंगे। इसीलिए कोटा विदिन कोटा की मांग हो रही है और लंबे समय से हो रही है। अति पिछड़े ये कहते हैं कि भाई जो डेटा 2001 का है हमारे पास, उसमें साफ ये कहा जा रहा है कि टोटल जो नौकरियां हैं उसका 66% से ज्यादा, मेरे पास पड़ा भी है, मैं देख लेता हूँ, 66% से ज्यादा जो है यादव कम्युनिटी जो है 55% क्लास 1 की पोस्ट पे इसने होल्ड कर रखा है। क्लास 1 की जो ओबीसी की पोस्ट है उसमें 55% इन्होंने ले रखा है, और जो क्लास 2 की पोस्ट है इसमें 74% है। ये 2001 के आंकड़े हैं। और क्लास 3 की जो पोस्ट है उसमें भी इनका 74% है जी। तो जब आप सब कुछ आप ही ले लेंगे तो बाकी क्या करेंगे? 54% गिनाते तो हैं आप, ये 54% ओबीसी। अब आप इसमें जो हुकुम सिंह कमेटी है उसमें जो मोमिन अंसार हैं, उनका भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि इनकी भागीदारी नहीं हो पाई है नौकरियों में। तो ये एक व्यापक चिंता का विषय है कि जो मकसद है इसका, चाहे काका कालेलकर कमेटी जो 55 की है, या फिर जो मंडल आयोग है, फिर बाद में उत्तर प्रदेश में छेदीलाल साथी कमीशन भी बना था। तो इन सारी रिपोर्ट्स का जो मकसद है कि लोग जो पीड़ित हैं, यानी कि टेल तक पानी पहुंच जाए, नहर के टेल तक। तो जो रिजर्वेशन की नहर है उसकी वो पानी टेल तक नहीं पहुंचा पा रही। उसके पहले ही जो बड़े काश्तकार हैं जिनकी आबादी ज्यादा है, वो इस जो सक्षम हो चुके हैं, वो इस सारे आरक्षण के पानी को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इसलिए ये मामला उत्तर प्रदेश में तो काफी गरमाएगा, और निश्चित तौर पे दलित राजनीति के साथ ओबीसी राजनीति पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल असर पड़ेगा। कबूल जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर देखिए, ये सियासत तौर पे इस पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार खासतौर से दो चीज़ें, गैर जाटो और गैर यादव ओबीसी, पिछड़े अति पिछड़े की उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बाखूबी समझती रही है। इसीलिए बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद, चाहे वो 2001 की बात हो, राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट की बात हो, या फिर दोबारा जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में बात हो, दोनों ही सरकारों में इस बात को लेके मुद्दा उठा, और दोनों बार सरकार जो है ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके डिवाइड करने की, हुकुम सिंह की जो राजनाथ सिंह सरकार थी वो तो दलित आरक्षण को भी 2 हिस्सों में बांटना चाहती थी। इसके पीछे क्या कारण है कि दरअसल बीजेपी इस बात को जानती थी कि जो तमाम जो ओबीसी जातियां हैं उस समय, खासतौर से यादव है, ये उनको मानते हैं कि यादव वोट हमारा नहीं है, लेकिन दूसरे जो अति पिछड़े वोट हैं हम उनको साधने की कोशिश है। तो बीजेपी उनकी जो मांग है, डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए ये दांव खेल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो रिपोर्ट तैयार हुई उसमें कुर्मी, जाट जैसी जातियां भी जो है ये आई कि वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ ये समाज आता है कि खासतौर से दलित समाज, उसका कहना है कि जो आरक्षण है वो जाति जो है कोई जाति उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। दरअसल ये सामाजिक भेदभाव, छुआछूत के आधार पे हमको आरक्षण मिला है, जो हजारों साल हम उससे पीड़ित रहे हैं, उसकी वजह से आरक्षण मिला है। इसलिए आरक्षण तब तक नहीं खत्म होना चाहिए जब तक जो है समाज से सामाजिक भेदभाव नहीं खत्म हो जाता, ये उनका तर्क है। अब बात आती है कि क्योंकि बसपा की राजनीति बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में खड़ी है, तो मायावती का जो विरोध है वो वही दिख रहा है। इसीलिए आकाश आनंद ने 2018 का एक वीडियो जो है आज ट्वीट करते हैं, उसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं। 2018 में जब SC/ST एक्ट के खिलाफ दलित उतरा था, बड़ी संख्या में भीड़ थी और हिंसक हुआ था, और सरकार ने शाम तक वो बिल वापस ले लिया था। और जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद उन्होंने, सरकार ने कहा हम इसको लेके वापस लेके हम नया कानून, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार बदल देती है। तो वही चीज उन्होंने दिखाया कि हम
वो ये संकेत देना चाहते हैं कि दलित जो है, हमें दलितों में बांटने की कोशिश की जा रही है। तमाम आप देखिए जो दलित चिंतक हैं वो बार बार कह रहे हैं कि दलितों को बांटने की तहत ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और ये उसका विरोध करते हैं, फैसले का सहमत नहीं है। लेकिन इसके पीछे सियासत बहुत छुपी है। इस आरक्षण ने कई दरवाजे खोले, जैसा कहा कि अभी बता रहे थे विजय जी भी कि खास तौर से उत्तर प्रदेश में ओबीसी के अंदर पिछड़ा अति पिछड़ा जहाँ पे नहीं है उनके लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जिस चीज़ की लगातार वो डिमांड कर रहे थे, ये फैसला उनके मन माफिक है। उनको लग रहा है कि इस आधार पे आज नहीं तो कल उनको भी मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए तो बाकायदा कमेटियां भी तैयार हुई हैं, कमेटियां की रिपोर्ट भी हैं। एक अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी से उनकी डिमांड भी रही बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि एक रोहिणी कमीशन है जो खासतौर से ओबीसी के रिजर्वेशन को डिवाइड करने मतलब बांटने के लिए वो वहां पे है। अब इसका कहना है कि ओबीसी को मतलब कमजोर करने को जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका तर्क है कि सरकार के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह के कहां से आंकड़े हैं कि किन नौकरियों में किस समाज की कितनी भागीदारी है, उन्होंने कहां गिन लिया। वो खासतौर से हमने जब क्रीमी लेयर पे बात किया तो उनका कहना था कि सरकार ने अभी दूध दिया नहीं, उसमें से मलाई निकालने की पहली बात कर रही है तो क्रीम निकालने की पहली बात कर रही है। तो उनका लग रहा है कि ये एक तरह से है जो है कहीं ना कहीं हमें एक तरह से बांटने की है, हमारे आरक्षण को ख़त्म करने की एक बीजेपी की ये साजिश है। अब ये बात ज़रूर है कि जहाँ पे ओबीसी उत्तर प्रदेश में ओबीसी और खासतौर से पिछड़े अति पिछड़े की सियासत जरूर निश्चित तौर पर मुझे लगता है जोर पकड़ेगी। दूसरी तरफ दलितों में जो क्रीमी लेयर का सबसे बड़ा बात है, क्योंकि ओबीसी में है ये एससी एससी में लंबे समय से इसका विरोध रहा और इसका वो रहा है, तो मुझे लगता है ये कहीं जोर पकड़ेगी। और खास तौर से मुझे लगा है कि 2024 के चुनाव के नतीजे जो आए हैं, अब उसमें बीजेपी इसमें कैसे हाथ डालेगी, किस तरह से इसमें दोनों वो, हालांकि आज का फैसला लगता है ऐसा तो देखने लगता है कि बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो चाहे तो खाए, लेकिन कौन सा खट्टा होगा कौन सा मीठा होगा उसको पता नहीं है कि हम इसको अगर खाते हैं किस हाथ के लड्डू मीठा हो जाएगा कौन खट्टा हो जाएगा। इस कशमकश में बीजेपी है और इस वजह से मुझे लगता है कि इसको लेके अब विमर्श होगा। अभी हालांकि माहौल बनना मुझे कल के बाद से आने से दिख रहा है। आज मायावती का सोशल मीडिया पे काफी माहौल बन रहा है, लेकिन सेव रिजर्वेशन करके ट्रेंड भी चला जा रहा है। लेकिन ये क्या ये कोई आंदोलन का रूप ले पाएगा या फिर सोशल मीडिया तक माहौल बन के खत्म हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा था SC/ST एक्ट में इस तरह का फैसला जब दिया था तो किस तरह से माहौल तैयार हुआ था और तैयार होते होते उसने आंदोलन का रूप ले लिया और सरकार को बैकफुट में जाके उसको फैसले को बदलना पड़ा। तो क्या सरकार वैसे ही स्थिति दोबारा से मुझे फिर दिखने लगी है? और जिस तरह से कल से जो उस आरक्षण समर्थक हैं उनको लग रहा है कि ये बांटने की है, एक तो ऐसे विचारक हैं जो इसमें सरकार का डिफेंड भी कर रहे हैं कि सरकार तो चाहती, उन्होंने तर्क दिए कि सरकार वो नहीं, लेकिन क्योंकि SC जो आरक्षण है उसमें तो सब हिंदू जातियां हैं, ये हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है, ये हिंदुओं को ही, हिंदू के जो दलित समुदाय है उसको दो धड़ों में बांटने की साजिश है। क्योंकि वो सरकार का विरोध कर नहीं सकते हैं तो उनको वो उस तरह से वो अदालत पे थोप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे, कि वो दलितों को बांटने की साजिश कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पे जिस तरह के फैसला आया है उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं कई प्रदेशों की राजनीति पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो। इस तरह से आप देखेंगे तो तेलंगाना के सरकार ने तो कही दिया कल ही सबसे पहले लागू करेंगे। दक्षिण में ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं और दक्षिण में तमिलनाडु में ऑलरेडी इससे पहले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कई राज्यों में, खासतौर से जिन राज्यों में SC में कैटेगरी नहीं है वहाँ कैटेगरी बनने के रास्ते खुलेंगे। अब इसमें ये होगा क्या वो जो है अभी, क्योंकि राज्य सरकार में डाल दिया गया, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, राज्य सरकारें चाहें तो बनाएं चाहे न बनाएं। बिहार के बात अभी विजय जी भी कह रहे थे, बिहार में जरूर निश्चित ये दरअसल कर्पूरी ठाकुर ने OBC में बांटा था, लेकिन दलित महादलित में नीतीश कुमार ने 2007 में रखा था, ये लाया थे। लेकिन लाने के बाद धीरे धीरे उन्होंने सारी जातियों को महादलित ही बना दिया, यहाँ तक कि जो वहाँ खास तौर से आप देखेंगे तो महादलित बन गई। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ दलितों में अलग अलग कैटेगरी हैं उनके बीच टकराव की स्थिति, उत्तर प्रदेश में जाटों गैर जाटों की एक आमने सामने की बातें होती रही हैं, महाराष्ट्र में महार और गैर महार की बात होती रही है, बिहार में खास तौर से बात होती रही पासवान और गैर पासवान की, दुसाध और गैर दुसाध की दलित की बात होती रही है। पंजाब में भी यही रहा है कि रविदासी और ख़ास तौर से जो धार्मिक जो दलित हैं उनके बीच माना जा रहा था। तो इस तरह से अलग अलग, उत्तराखंड में आप देख लीजिए वाल्मीकि और गैर वाल्मीकि की लड़ाई है। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में
इस तरह की स्थितियां हैं। पंजाब में देखिए, पंजाब में मेघवाल बनाम गैर वो है, मीणा बनाम जो है बाकी जो है आदिवासी हैं, तो इस तरह से है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की है। जिन बातों को बात कर रहे थे विजय भाई कि 66 जातियां हैं वो दलितों में, जिसमें से कुछ जातियां ही जो है आरक्षण का लाभ ले रही। लेकिन एक बात और बता दें, अगर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दलितों के साथ आरक्षण के साथ एक और प्रावधान है कि जहां भी उनकी आबादी जितनी है उसके अनुपात से उनको आरक्षण मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्तर पे दलितों की जो आबादी है 15% मानी जाती है, तो इसलिए उन्हें आरक्षण 15% दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी 22% है, तो 20% के आसपास 21% है, तो 21% ही उनको आरक्षण मिल रहा है। लेकिन इससे क्या है कि अगर ये कैटेगराइज होगा तो क्या जो अभी तक, एक उदाहरण तौर पर तो वाल्मीकि समुदाय है, उसकी आबादी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो करीब जो है 9 से करीब 10 से 12 लाख है, लेकिन उनका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो 15% है। उनकी जो आबादी है उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो उन पे भी ये चीज़ें हैं कि क्या वो जितनी कम आबादी में हैं उससे ज़्यादा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसमें एक और बात कही जाती है, अभी विजय भाई कह रहे थे कि जाटों की आबादी जितनी है उत्तर प्रदेश में उससे कम आरक्षण आज की तारीख में अगर उनका प्रतिनिधित्व देखा जाए तो बहुत कम है। यानी कि 54% अगर उनकी आबादी है तो, और उसमें दलितों में अगर उनका आरक्षण देखा जाए तो आज की तारीख में, वो भले हुकुम सिंह के देव की जो रिपोर्ट है उस समय बता रही है, लेकिन आज की रिपोर्ट अगर देखेंगे तो उसमें भी कहा जा रहा है कि उनकी आबादी 40 से केवल 42%, यानी कि हिस्सेदारी है वो कम है। तो इस तरह के भी तर्क दिए जा रहे हैं। अब इसमें लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि एक मुद्दा और पकड़ेगा जातिगत जनगणना का, कि आपके पास आधार है तो आप जातिगत जनगणना करा लीजिए, और जातिगत जनगणना का मुद्दा इसके साथ जुड़ना होगा। देख लीजिएगा जिस तरह से बातें कल से उठ रही हैं, मुझे लगता है वो एक आधार तय होगा। बिल्कुल आधार तय होगा, और उसकी रूपरेखा संसद में देखिए लगातार बनाई जा रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना की बात कर भी रहे हैं। बाकी एससी आरक्षण का क्या उत्तर प्रदेश पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, वो विजय जी, कबूल जी ने आपको समझाने का प्रयास किया। कबूल जी, विजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही विजय जी आपकी, मुझे लगता है म्यूट है। देखिए, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को उन्होंने ये कर दिया कि आप कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ओबीसी की रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति के यहाँ पड़ी हुई है। जनगणना बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, सरकार जनगणना कराएगी। आप सुनिश्चित जानिए ये जनगणना जातीय जनगणना होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो ये 50% का कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है रिजर्वेशन पे, ये कैप भी हटने वाला है, ये सुनिश्चित आप जानिए। और ये कैप हटाकर और जातियों को रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू जो जस्टिफिकेशन के साथ, आप जानिए कि अगले 1 साल 2 साल के भीतर रिजर्वेशन का कैटेगराइजेशन भी हो जाएगा और डिवीजन भी हो जाएगा, और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप सर्वे कराइए और पूरा सर्वे कराइए। तो जो इस बार की जनगणना होगी उसमें आर्थिक तो होगी, जातीय जनगणना तो होनी तय है। मुझे जो अनुमान, मेरा विश्लेषण है, कोई साफ इनपुट नहीं है मेरे पास पुख्ता, लेकिन मेरा विश्लेषण ये है कि जातीय जनगणना सरकार कराएगी, क्योंकि महिलाओं के लिए भी उन्हें कराना ही है, जो 29 से उन्हें सीटें देनी है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसमें भी उन्होंने कहा है कि आप इनका पहले विश्लेषण करेंगे, ऑथेंटिक डेटा होगा तभी आप कर पाएंगे। दूसरा, रोहिणी कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो अगर आप लागू करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको ऑथेंटिक डेटा चाहिए, तो उसके लिए भी जनगणना चाहिए। और जो आजकल की जनगणना के टूल हैं जो यूज करेगी सरकार, उसमें आर्थिक जनगणना भी हो जाएगी, और सरकार डेटा जारी कर देगी कि भाई कितने ब्राह्मणों के पास कितने संसाधन हैं, और यादवों के पास कितने संसाधन है, ठाकुरों के पास कितने संसाधन है, वो बता देगा। तो वो बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि फिर लोग चिल्ल-पो ज्यादा करेंगे नहीं। दूसरी बात, ये कोई बड़ा आंदोलन करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जाति जिसकी संख्या भारी उसका उतना दबदबा भारी, ये तो हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिनकी आबादी ज्यादा है वो कुछ भी करेंगे, कहेंगे कि सभी दलित चाहते हैं, लेकिन सभी दलित नहीं चाहते। सब दलित चाहते तो बसपा का साथ छोड़ते ही ना 2012 में, वो अखिलेश के साथ 2012 में बिल्कुल न जाते। जाटो कम्युनिटी भी शिफ्ट हुई है इस चुनाव में। तो ये सब कहने की बातें हैं। कोई अच्छा, कौन लोग आंदोलन करना चाहते हैं? आज से 15 साल पहले दलित समुदाय के लोग कहते थे कि हम अपने मजबूत लोगों के साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं उनको बार बार रिजर्वेशन मिले। क्यों मिले? क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन ये दौर खत्म हो चुका है। आज के दौर में सब चाहते हैं कि हमको आर्थिक भागीदारी में पूरा लाभ मिले। तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पे इन चीजों को जो
जो नई तरीके की जो प्रवृत्तियां लोगों के दिमाग में आई हैं, इसको फुलफिल करेगी ही करेगी, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म की पॉलिटिक्स करनी है। उनको डिवीजन शायद जो झटका उनको लगा है, उनको समझ में भी आ गया है कि हमें किस तरीके से आगे कदम बढ़ाने हैं। और ये जो टूल है इंडिया गठबंधन के पास कि आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ और रिजर्वेशन ज़्यादा बढ़ाओ, वो सब करा देंगे। वो छोड़ेंगे नहीं कि बिल्कुल। आप तो उसमें फर्दर कोई विजय ज़्यादा जी ने राजनीति कर तमाम सकते हैं। अपने अंदाजे लगाए हैं, कयास लगाए हैं कि क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में, हमारी नज़र में बनी रहेगी। विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कबूल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े ऐसे तमाम मसलों को लेकर, राजनीतिक अपडेट्स को लेकर हम आप तक आते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।